जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज्यादा चांस होता है कि आपके पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के वीडियो में 2022 का विज्ञान का प्रथम पाली का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होता है दो सीटिंग में होता है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग होता है। विज्ञान का है तो विज्ञान का पहला पाली, विज्ञान का दूसरा पाली, दो टाइम एग्जाम होता है। ठीक है, तो आपका कौन पढ़ता है ये तो आपके स्कूल पे निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए, दो पाली में होता है। आज हम लोग प्रथम पाली का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एग्जाम आपका पिछला बार 28 तारीख 18 तारीख दूसरा महीना 2022 को हुआ था, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। और इस पर भी उसी डेट में एग्जाम है। चलिए, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन से सीधा शुरुआत करते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आ, आदमी का जो नेत्र है, नेत्र में लेंस होता है कि नहीं होता है। तो लेंस से ही ना फोटो बनता है बाबू। तो आदमी का आंख में कौन सा लेंस है, आदमी का मानव का नेत्र में है उत्तल लेंस। अब आपको बताना है, क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, यही बताना है। उत्तल लेंस में इधर फोटो बनता है मतलब वास्तविक बनेगा। उल्टा बनता है, क्या कि कट यहाँ से गुजरता है किरण तो नीचे में कट जाता है, उल्टा बनेगा। और वस्तु से बड़ा फोटो बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बड़ा फोटो बनता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। मतलब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का माप करने के लिए, विद्युत धारा को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यही बताना है आपको। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर का करते हैं, वोल्ट मीटर का, वोल्टामीटर का या अमीटर का। विद्युत धारा क्या चीज से नापते हैं, अमीटर से नापते हैं। तो अमीटर इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन जो है बोल रहा है कि विद्युत शक्ति कौन विद्युत शक्ति के बराबर नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, विद्युत शक्ति के बराबर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। यही जो है विद्युत शक्ति के बराबर नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अभी हम लोग देखे ना, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना रहा था, उत्तल लेंस बना रहा था ना। तो उत्तल लेंस मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए उत्तलीय लेंस है, इससे अपवर्तित हुआ और वस्तु का ये कहीं ना कहीं तो जाके कटबे करेगा बाबू, कहीं ना कहीं जाके कटेगा। और जहां पे कटता है वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं जहां पे कटता है, तो इस बिंदु को बोलेंगे प्रतिबिंब बिंदु, प्रतिबिंब बिंदु। मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है। अभिदृश्यक लेंस मतलब सामने वाला लेंस, फोटोग्राफी कैमरा का सामने वाला लेंस क्या होता है। तो देखिए, कैमरा में क्या होता है, कौन सा लेंस होता है जिससे जूम करते हैं तो बड़ा होता है। बड़ा मतलब लेंस आगे जाता है, तो बड़ा करने का काम कौन करता है, तो उत्तल लेंस करता है ना। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तल लेंस में कैसा फोटो बनता है वो, उत्तल लेंस में बड़ा फोटो बनता है, छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है वो। तो आप ही देखिए, अवतल लेंस लगाएंगे क्या, छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए अवतल लेंस लगाएंगे। अरे भैया, छोटा को बड़ा करके देखना है तो अवतल क्यों लगाएंगे, अवतल इबला कट गया। अच्छा, उत्तल लगाएंगे, इसमें भी अवतल है, ये भी कट गया। अब तुक्को मारना है ना, तो इन दोनों में से कोनो मार दीजिए। ठीक है, अब देखिए, छोटा अक्षर को हमको पढ़ना है तो अक्षर को दूर रख के नहीं ना पढ़ेंगे। दूर मतलब समझे कि मान लीजिए हमको 50 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ेंगे क्या। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं और बुक को आप 50 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ेंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए, 50 सेंटीमीटर दूर रख के कौन पढ़ता है। तो 50 सेंटीमीटर वाला लेंस क्यों लगाएंगे, जितना दूर फोकस दूरी रहेगा वहीं तो दिखेगा। जहां पे मेरा फोकस होगा वहीं तो दिखेगा। तो ये बोल रहा है 50 सेंटीमीटर दूरी पे फोकस है, 50 सेंटीमीटर रख के किताब पढ़ना पड़ेगा, उतना दूर पे पढ़ नहीं पाएंगे। 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो लेंस और दर्पण और लेंस संभवतः होगा। तो देखिए, चाहे लेंस बोले या दर्पण बोले, यदि फोकस दूरी आपको माइनस में दिख गया ना तो दोनों एक क्या होगा, अवतल होगा। यदि फोकस दूरी आपको प्लस में दिख गया तो दोनों उत्तल होगा। तो यहाँ माइनस में दिख रहा है ना, तो अवतल मतलब दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वोल्ट बराबर होता है, देखिए, 1 वोल्ट बराबर वोल्ट बराबर सूत्र होता है जूल प्रति कूलम।
वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। चलिए अगला है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा भी रटते होंगे कि आवेश के सतत प्रवाह को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सत्य है यही बताना है। जूल बराबर होता है वोल्ट गुना एम्पियर, जूल बराबर होता है कूलम गुना वोल्ट, जूल बराबर होता है एम्पियर बटे वोल्ट, जूल बराबर होता है कूलम बटे वोल्ट। अभी हम लोग पढ़े ना बाबू, अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े वोल्ट बराबर फॉर्मूला होता है जूल बटे का होता है कूलम, यही ना हम पढ़े। अच्छा, अभी देखिए हम जूल बराबर निकालते हैं, कूलम इधर भाग में इधर गुना में हो जाएगा, जूल वोल्ट गुना कूलम बराबर हो जाएगा जूल, मतलब जूल बराबर हो जाएगा वोल्ट गुना कूलम। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी वाला पहले वाला सूत्र से ये बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सी एच ओ अभिक्रियाशील समूह को क्या बोलते हैं। मतलब जो भी अभिक्रियाशील समूह में बॉन्ड सी एच ओ दिख जाए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। सी एच ओ दिख जाए तो एल्डिहाइड होता है, ठीक है। चलिए अगला है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। देखिए एथेनॉल है, एथेनॉल को जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करेंगे, एथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो दो चीज बनेगा। एक चीज बनेगा आपका C2H4 और साथ में बनेगा आपका जल। दो चीज बनता है, एक जल बनता है, एक C2H4 बनता है। जल तो लिक्विड है, तो ये वाला क्या होगा, ये गैस होगा। गैस मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कौन सा चीज बनता है, तो C2H4 बनता है और साथ में जल बनता है। अगला प्रश्न है कि जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो नामे में जिंक दिख रहा है, किसका अयस्क होगा, जिंक के का होगा, जेडन का अंक होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में के किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुण समान होता है। देखिए आवर्त सारणी है, उसमें तत्व है, तत्व का कौन सा गुण समान होगा यही आपको बताना है एक आवर्त में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन संयोजकता ये सब तो छोड़िए, कक्ष का संख्या समान होता है, S P D F होता है ना। तो एक इसमें जो है बाबू कक्ष का संख्या समान होता है, किसका संख्या, कक्ष का संख्या। चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O गिवन रेट CaOH होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे दो चीज जुड़ के तीसरा चीज बना रहा है, तो कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है। जल में जो भस्म घुल जाता है उसको क्षार बोलते हैं। सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है, देखिए सोडा एस इसी को बोलते हैं सोडियम, इसी को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है वो, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब चारों में अलग कौन है, भिन्न कौन है, ये आपको बताना है। तो चूना पत्थर, चूना पत्थर सब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी संगमरमर भी, और खड़िया भी। खड़िया मतलब चौक होता है, तीनों कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अलग है, बाकी सबका सूत्र एक ही है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जाती हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है यही आपको बताना है। तो देखिए बेकिंग सोडा एक होता है धोबिया सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोलते हैं खाने वाला सोडा को, और धोबिया सोडा में पानी रहता है, याद रखिएगा, धोने के लिए पानी चाहिए ना, तो धोबिया सोडा के लिए पानी वाला लगेगा, लेकिन ये खाने वाला है तो NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल का बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बाबू संक्षारक अम्ल है, किसी को संक्षारित धातु को संक्षारित कर देता है, जंग लगाता है उसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 मोटा मोटी होता है, 10.5 एग्जैक्ट हो गया। अब मोटा मोटी यदि देखिए कहीं कहीं 10.5 नहीं हो दिया था, खाली 10 मार के आ जाएंगे, 10.5 दिया रहेगा 10.5 वाला मार देंगे। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब देखिए सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। अब देखिए 2 8 6। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका परमाणु संख्या तो 6 हो गया, अस्थायी होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देखे तो अस्थायी हो नहीं सकता है, इसको चाहिए, तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 2 हो गया। निम्नांकित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा, मैक्सिमम किसका आयनन ऊर्जा होगा। तो सबसे ज्यादा इस समय फ्लोरीन का मैक्सिमम आयनन ऊर्जा होगा, ठीक है। अगला है कि निम्नांकित में कौन मात्रक वाट के बराबर है। देखिए
एक वाट बराबर होता है 1 जूल/1 सेकेंड। मतलब वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर का जो तार का कुंडली होता है वो क्या चीज का बना होता है? तांबा का बना होता है, जस्ता का बना होता है, नाइक्रोम टंगस्टन का बना होता है, या नाइक्रोम का बना होता है? तो देखिए, विद्युत हीटर का जो तार होता है वो क्या चीज का बना होता है? कुंडली उसका नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। देखिए, उसमें बिजली जाता है ना, तो तार को गर्म कौन कर देता है? किसकी वजह से तार गर्म होता है? कौन चीज ज्यादा होगा जो तार ज्यादा गर्म होगा? बस इतना सा दिमाग लगा लीजिए। तो देखिए, जिस तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो तार उतने गर्म होगा। प्रतिरोध ही ऐसा है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल रहा है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा? देखिए, एक विद्युत सेल है, उससे धारा प्राप्त कर रहे हैं, इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? विद्युत वाहक बल से ज्यादा होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा, विद्युत वाहक बल से दोगुना होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, विभवांतर का जो मान होगा विद्युत वाहक बल से कम होगा। कम होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरण मतलब किसका निर्माण फिर से नहीं हो सकता, अनवीकरणीय है। कोयला आप लोग देख पा रहे हो, पवन फिर से चल जाएगा, पानी का जो चक्रण हो जाएगा, सूर्य का भी चक्रण हो जाएगा। लेकिन कोयला जो आप लोग देख पा रहे हैं बाबू, कोयला कोयला को हम लोग फिर से नहीं बना सकते हैं। तो अनवीकरणीय हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य को क्या चीज में व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्घ्य को लैम्डा में मतलब मीटर में नापते हैं। क्या चीज में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है? कोई भी तार से विद्युत धारा बह रहा है, तो इसमें क्या चीज बह रहा है? इलेक्ट्रॉन बह रहा है, प्रोटॉन बह रहा है, या न्यूट्रॉन बह रहा है? तो विद्युत धारा बहता है तो इलेक्ट्रॉन बहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है? देखिए, एक सूत्र होता है, याद रखिएगा आप लोग, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। क्या सूत्र होता है? भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। अब देखिए, आपको विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट, मतलब भी का मान दिया हुआ है। कूलम दिया हुआ है, मतलब 2 कूलम दिया हुआ है, मतलब क्यू का मान, आवेश का मान भी दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? डब्ल्यू निकालना है। तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? भी क्यू, इधर गुना भाग में इधर जा गुना में हो जाएगा, भी गुना क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से भी का मान है 12, क्यू का मान है 2, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 निकल जाएगा। 24 जूल, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को का उपयोग किया? मेंडल किस पौधा का उपयोग किया था अपना आनुवंशिक प्रयोग के लिए? तो मटर का उपयोग किया था, मटर का पौधा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से ज्यादा ऊर्जा निकलता है, अवायवीय से निकलता है, दोनों से निकल जाता है, या कोनो से नहीं निकलता है? तो देखिए, अगर बात करें वायवीय श्वसन की, तो इससे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है। ठीक है, मानव नर जनन ग्रंथि कौन है? मानव का नर जनन ग्रंथि, मादा ने पूछ रहा है, नर पूछ रहा है, तो वृषण होगा। वृषण क्या होगा? वृषण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की कौन महत्वपूर्ण विशेषता है? तो आदमी का शरीर क्या करता है? वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, बी। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है? पौधों में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोटिस्टा या प्रोकैरियोट्स में होता है, या ए और सी दोनों में होता है? तो स्वपोषी पोषण बाबू पौधों में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, ग्लोजी कॉम्प्लेक्स में होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अगला है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र की पूछ रहा है तो न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, मानव का पूछेगा तो कोशिका हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर कौन क्रिया करता है? वसा पर कौन काम करता है? तो लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, वो वसे पर काम करता है। ठीक है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, O2 तो ऑक्सीजन का हो गया, ओजोन का O3 हो जाता है। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? क्षारक होने के लिए पीएच मान इसका 7 से ज्यादा होना चाहिए, और 7 से ज्यादा 21 गो है, 13, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? जल का एक अणु का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन हुआ 2 गो, ऑक्सीजन हुआ 1 गो, ये दोनों का अनुपात निकाल देना है, तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? एक चीज याद रखिएगा, धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का।
और अधातु का गुण होता है, अधातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमको त्यागने वाला खोजना है, मतलब उसका परमाणु संख्या जो है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। जिसका परमाणु संख्या 10 से ज्यादा होगा, 10 से 18 के बीच होगा, 18 तो नहीं बोल सकते, 14 के बीच होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जैसे देखिए, इसका परमाणु संख्या 1 होता तो उसका परमाणु संख्या है 9, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्थायी होने के लिए। अब देखिए, इसका परमाणु संख्या है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के अस्थायी होगा, काहे कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना भारी बात है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। तो देने वाला गुण एगो इसमें दिख गया है। कार्बन का 6 है, कार्बन गैस है, गैस तो अधातुए होता है, तो ये तो होगा नहीं। और को देखिए, सी, देखिए कार्बने का दिया हुआ है, ठीक है, सी कार्बने होता है। और डी देखिए, डी का परमाणु संख्या 8 है, और 8 के लिए 2 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दान तो नहीं करेगा। दान करने वाला एक ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है। अब देखिए, अम्लीय ऑक्साइड है, क्या है वो, अम्ल है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पीएच मान कितना होगा। तो अम्लीय के लिए देखिए, 7 तो उदासीन हो जाता है, 7 होगा नहीं, 12 क्षारीय होगा, ये भी नहीं हो गया, 8 भी क्षारीय हो गया, 7 से ज्यादा ही भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो चांदी सबसे कठोर होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड पीला रंग का होता है, कैसा होता है, पीला रंग का। श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आप लोग क्वेश्चन भी याद किए होंगे, तो उससे भी बन जाएगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो जनन अंग कहाँ होता है पौधों में, पुष्प में होता है, पुष्प में जनन होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क है, वो जो है शरीर का संतुलन और अनुरक्षण करता है। अगला प्रश्न है कि किसी पौधे में किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, कौन सा पौधा में रंध्र नहीं होता है? तो आम में होता है, हाइड्रिला में भी होता है, नागफनी में भी होता है, लेकिन कनेर में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीएसआईबी संबंध है किससे, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, या जल प्रदूषण से? तो बीएसआईबी जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, कौन उसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन किसको बोला जाता है? टाइरोसिन को बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है, थाइ थाइरोट्रोपिन को बोला जाता है, इंसुलिन को बोला जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बीज विकसित होता है, किसमें बीज विकसित होता है? बीजांड में होता है। ग्रहणी भाग है, अब देखिए ग्रसनी बोलता है तो वो तो आहारनाल का भाग हो जाता है, गल्ला के नीचे में होता है थोड़ा सा, लेकिन ये ग्रहणी बोल रहा है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग हो जाता है, ठीक है। तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब को भगवान ने बनाया, हम लोग अपने से नहीं बनाया, तो डी बी हो जाएगा, प्राकृतिक। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है? तो उत्पादक जो है अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधा। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कौन क्या नहीं था? पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं होगा तब ना जीव का उत्पत्ति नहीं हुआ था। चलिए, फटाफट से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो सबको याद रख लेंगे, 50 हर्ट्ज होती है, 50 एचजेड, एचजेड को क्या पढ़ते हैं, हर्ट्ज पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 पे पावर -6 अंगस्ट्रॉम, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोड़ा जो है विद्युत संयंत्र, ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। अगला है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम किससे, प्रिज्म से प्राप्त होगा, प्रिज्म से गुजारेगा प्रकाश को, 7 रंग में बढ़ जाएगा, ये होगा स्पेक्ट्रम। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस है, उसके द्वारा आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, काल्पनिक, काल्पनिक मतलब होता है कि वास्तविक नहीं है, समझ लिया, आभासी। प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच में रख देंगे ना, तब बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी का प्रथम आवर्त का बात करें तो इसमें तत्व दूग होता है, क्या होता है, दूग होता है। अगला है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना सबसे आसान है? देखिए, जितना ज्यादा प्लस होते जाएगा उतना मुश्किल होते जाएगा, सबसे आसान पूछ रहा है तो इस पे को प्लस नहीं, तो इससे निकलना बहुत ही आसान है। चलिए, अगला है कि
द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है? द्वितीय आवर्त में बोला जा रहा है, तो इसके लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा? एल सेल। कौन? एल सेल। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? संतृप्त मतलब उसमें सब में सिंगल बॉन्ड होना, जैसे CH4 हो गया। तो ये तो हाइड्रोजन जो है ये क्लोर कार्बन जो है हाइड्रोजने से संतृप्त है, एगो दूगो तीन गो चार गो, ये हाइड्रोजने इसका जो है जरूरत को फुलफिल करता है। नहीं तो कईयों कईयों क्या होता है ना, कार्बन दूगो तीन गो आना पड़ जाता है, ठीक है, या डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ जाता है। ऐसा समूह बोल रहा है कि इस समूह को क्या बोला जाता है? इसको एल्केन बोला जाता है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो ऑक्सीजन पहले ही था, फास्फोरस पहले ही था, सिलिकॉन पहले ही था, गैलियम को बाद में भरा गया। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो आवर्त सारणी में लास्ट में जो है बाबू, लास्ट में क्या है? लास्ट में आपका जो है निष्क्रिय गैस है, तो लास्ट में सबसे अंतिम में क्या आएगा? सब धातु का निष्क्रिय गैस आएगा। किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह कौन सा तत्व है? देखिए इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा हुआ है तो वो तो भैया पहली बात तो वो जो होगा वो निष्क्रिय गैस होगा। सोडियम तो होगा नहीं, निष्क्रिय नहीं, क्लोरीन भी होगा नहीं। या तो आर्गन होगा या तो नियोन होगा। अब इन दोनों में कौन होगा? तो दुए गो सेल है, देखिए दुए गो सेल है। नियोन का परमाणु संख्या होता है 10, तो इसका यदि परमाणु संख्या तोड़े तो 1s2 2s2 2p6। इसमें देख रहे हैं दुए गो सेल है, दो गो सेल है, मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियोन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। कपास ल्यूटिक से स्रावित हार्मोन है। कॉपर ल्यूटिक से स्रावित हार्मोन कौन सा है? यही आपको बताना है। चलिए, तो एड्रोजेन है या फिर प्रोजेस्टेरॉन है या एस्ट्रोजेन है या टेस्टोस्टेरोन है? टेस्टोस्टेरोन कौन सा होगा बाबू? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मतलब आदमी का जन्म जो है वो आदमी शुरुआत में कहाँ से बचा था? तो ये आप लोग मैप देख के समझ जाइएगा, ये मैप किसका है? अफ्रीका का है। तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो देखिए एड्स भी है और सुजाक भी है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला है कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो आदमी का गुर्दा आप लोग देखे होंगे इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस सीम का बीज देखे हैं, सीम का बीज उसी की तरह का होता है, तो सीम सेम के बीज के आकार पता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो वही ऑप्शन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजेन है, या थायरॉक्सिन है, या ए और बी दोनों है, ठीक है। तो देखिए इसका जो कारण है, इसका कारण आपका जो है थायरॉक्सिन हो जाता है। क्या हो जाता है? थायरॉक्सिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या बोलते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को किशोरावस्था बोलते हैं, यौनारंभ बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यौवनारंभ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ओजोन परत का ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत के ह्रास मतलब ओजोन परत धीरे धीरे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है, इसका क्या कारण है? प्रदूषण, वीरानाशी, पीरकनाशी, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या मीथेन? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो ओजोन परत में छेद करते जा रहा है, तो इसका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमको आशा है कि आप लोग जो है इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। और आशा है कि आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आप जो 80 क्वेश्चन है इसमें आप लोग कितना सही कर पाते हैं। हमको तो लगता है कि आप अगर 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ पर अगर सही बना रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में 80 में से जरूर 40 सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका 60-70 सही होगा तब। और यहीं पे यदि आपका 80 में से 40 सही हो रहा है तो बोर्ड एग्जाम में बाबू आपका स्कोर कहीं 25 से 30 के बीच में जाने वाला है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अपना स्कोर बढ़ाने का कोशिश कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम और लेकर के आएंगे, एक बार और आप लोग अपना स्कोर जांचिएगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।